एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं पुराने वाले में क्या क्या अपन पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि शिक्षा के परिभाषा के आधार पर देखा था, है ना। सबसे पहले तो उससे भी पहले अपन देखा था शिक्षा का अर्थ हमने देखा था। तो अर्थ में हमने देखा था, खुश रहिए, ठीक है शुभम, ठीक शुभम। अपन आगे शुभम उसको करते हैं, मतलब उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो इससे पहले पढ़े हैं। शिक्षा का हमने अर्थ के आधार पर देखा था कि शिक्ष और साक्ष्य धातु से जन्म हुआ है। शिक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? भारतीय परंपरा में सीखना और ज्ञान प्राप्त करना, जबकि साक्ष्य धातु का अर्थ होता है अपना अनुशासन में रहना या नियंत्रण में रहना। इसके बाद हमने पश्चिमी परंपरा में देखा था कि शिक्षा शब्द का जो जन्म हुआ है वो एजुकेशन शब्द से हुआ है, और एजुकेशन शब्द भी जो अंग्रेजी का है वो शब्द कहां से हुआ है? लैटिन के चार शब्दों से हुआ है, जिसमें पहला क्या था? एजुकेयर, जिसका अर्थ क्या होता है? संवर्धन करना या पालन पोषण करना। और एजुकेयर का अर्थ होता है विकसित करना या बाहर निकालना। एजुकेट्स का जो अर्थ होता है वो पढ़ाना या प्रशिक्षित करना, और एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षण कार्य करना यानी पढ़ाना, अध्यापन करना। ठीक, शिक्षा के अर्थ के आधार पर हमने देखा कि व्युत्पत्तिक अर्थ में इसका अर्थ होता है अंग्रेजी के एजुकेशन से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या? कि शिक्षित करना, किसी व्यक्ति को ट्रेन करना, शिक्षित करना। जबकि संकुचित अर्थ में हमने देखा था कि विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, जो किताबी ज्ञान होता है, जैसे शिक्षक विद्यालय जो होगा उसमें, वो सब संकुचित अर्थ में आते हैं। विश्लेषण के अर्थ में हमने देखा था कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और कैसी प्रक्रिया है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, और ये एक गतिशील और सतत प्रक्रिया है। फिर हमने देखा था कि वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो वास्तविक रूप और ब्रॉड रूप में अगर देखें, विस्तृत रूप में अगर देखें, तो इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि ये मस्तिष्क का निर्माण करता है, शरीर मानव की शक्ति और क्षमता का निर्माण करता है, और स्व का विकास करता है, आत्म का विकास करता है। ये हमने अर्थ और परिभाषा में पहले देखा था। फिर हमने देखा था परिभाषा में अलग अलग लोगों की परिभाषा। पहले देखा था कि मानव का जन्मजात रूप में शक्ति के रूप में देखा था। बालक कैसा होता है? निसहाय होता है, असहाय होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उसके अंदर शिक्षा का विकास होता है तो वो व्यक्ति क्या होता है? एक जन्मजात रूप से मजबूत होता जाता है। सुकरात ने कहा था कि प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में संसार के जो अदृश्य विचार हैं वो विचार स्पष्ट रूप से प्रकाश में आ जाए तो क्या हो जाएगा? हम मान लेंगे कि शिक्षा वास्तविक रूप से मिली। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण। गांधी जी कहते हैं कि मानव शरीर में मन और आत्मा का जो सर्वोत्तम गुण का जो है व्यक्त किया जाए अगर, तो वो व्यक्त करने का जो बात है वही क्या कहलाएगी? शिक्षा कहलाएगी। पाणिनि कहते हैं कि वो प्रशिक्षण जो मानव को मानवीय प्रवृत्ति के आधार प्रशिक्षण के प्राप्त होता है। और अरविंद कहते हैं कि आत्मा का विकास होगा, शिक्षा प्राप्त हो गया। विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर सन्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति या उसका प्रत्यक्षीकरण है। अभिव्यक्ति और प्रत्यक्षीकरण किसका हो रहा है? शिक्षा का। बाहर निकल कर आ रहा है, आउटपुट हो रहा है। ऋग्वेद में कहता है कि शिक्षा मानव को आत्मविश्वासी बनाती है और स्वार्थहीन बनाती है। यजुर्वेद कहता है कि शिक्षा विद्या जो है अमरत्व को प्रदान करती है, व्यक्ति अमर हो जाता है हमेशा के लिए। शंकराचार्य कहते हैं कि विद्या से मुक्ति मिलती है, और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अन्य परिभाषा हमने देखा था जवाहरलाल नेहरू का था कि यह सामाजिक सांस्कृतिक जो है विरासत है जो हस्तांतरणीय होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहते हैं कि शिक्षा जो है सुसंस्कृत बनाने का एक माध्यम है। और कौटिल्य कहते हैं कि मानवीय शिक्षा का अर्थ जो है बहुप्रशिक्षण है, अलग अलग दिशाओं में प्रशिक्षण, जो देश के प्रति, समाज के प्रति कैसा रखता है? निष्ठा का भाव रखता है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी क्या कहता है? इसके परिभाषा में कहता है कि जीविका साधन का मात्र नहीं, और न ही विचारों का पालन पोषण है, और न ही नागरिकता का स्कूल है। शिक्षा तो आत्मा का जीवन का आरंभ है। पहला आत्मा का आरंभ, जीवन का आरंभ कहां से होता है? शिक्षा से। आत्मा का सत्य खोज करने का साधन है, और प्रशिक्षण भी है, और नेकी का अभ्यास है। ये कौन कहता है? आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बाद हमने देखा था शिक्षा का उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य देखे थे उसमें पहला उद्देश्य क्या था हमारा? कि शिक्षा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। विद्यार्थियों में स्पष्ट नवीन विचार चिंतन शैली विकसित होनी चाहिए। बौद्धिक जागरूकता आनी चाहिए। महत्वपूर्ण मामले में न्यायपूर्ण निर्णय लेना होना चाहिए, स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेना चाहिए। अनुशासन, सहयोग, सामाजिक उत्तरदायित्व, सहनशीलता आदि आदि गुणों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। देश के सामाजिक संस्कृतियों को, उपलब्धियों को समझ भी सके और बता भी सके। शैक्षणिक समाजशास्त्र के माध्यम से हम क्या कर सकें?
सामाजिक कुशलता को, आत्मनिर्भरता को और व्यावसायिक शिक्षा देने में क्या हो सके, सफल हो सके। इसके बाद समुदाय, इसका है समय और अवकाश का सभी उपयोग करना, अच्छा उपयोग करना, अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को जानना, सामाजिक गुणों का पुनर्गठन करना, समाज का पुनर्गठन करना, यह हमारी शिक्षा के उद्देश्य है। विश्व की नागरिकता के उत्तरदायित्व को पूरा करने में सफल हो पाना, निर्णय लेना, आत्मा अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, बालकों में सामुदायिक भावना पैदा करना, ठीक, और लोकतंत्र के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से समझना, ठीक, और निर्णय लेने में क्या करना, उसको प्रेरित करना। दूसरा, समाज और समुदाय में क्या रहकर क्या करना, प्रशिक्षण प्राप्त करना। ये प्रमुख हमने क्या देखे थे, है? हाँ, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नया टॉपिक आने के बाद शुरू कर लेंगे। फिर हमने देखा था लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य एवं प्रभाव। तो लोकतंत्र शिक्षा के बारे में सबसे पहला विचार दिया था जॉन डेवी ने। अभी हम एक उत्तराधिकारी के बारे में भी पढ़ेंगे। जॉन डेवी के एक उत्तराधिकारी है, उनका भी नाम कियन के बारे में। जॉन डेवी ने सबसे पहली बार बताया था कि जनतंत्रात्मक जो समाज है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से, निजी रूप से रुचि लेते हुए उसमें काम कर सके। और इसका उद्देश्य क्या था? जनतंत्रात्मक शिक्षा का उद्देश्य यह था कि वो जनतंत्र के मूल्यों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी हो सके, उत्तम अभिरुचि का निर्माण हो सके और चरित्र का निर्माण हो सके, बहुमुखी रुचि का विकास हो सके, व्यवसायिक कुशलता का विकास हो सके, ठीक, अच्छी आदतों का, मानवीय गुणों का विकास हो सके, विचार शक्ति का विकास हो सके, सामाजिक दृष्टिकोण का विकास हो सके, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास हो सके और नेतृत्व का क्या हो सके, विकास हो सके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भावना विकसित हो सके। इसके अलावा नागरिकता का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए, उच्च लक्षणों की व्यक्ति के लिए समाज का निर्माण हो जाए और सामाजिक परिवर्तनों को समझ सके हम और उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकें और एक उत्तम नागरिक बन सके। ये हमारे क्या था, जनतंत्रात्मक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। अच्छा, जनतंत्रात्मक शिक्षा जब दे दी गई तो उस जनतंत्रात्मक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि समान अवसर प्रदान किया गया। किसके लिए? व्यक्तिगत भावना का आदर करना सिखाया गया। हर व्यक्ति की अलग अलग भावनाएं होती है, उनका आदर करना सिखाया गया। सार्वभौम और अनिवार्य शिक्षा पैदा कर दी गई। प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था कर दी गई। व्यक्तिगत अध्ययन का महत्व बढ़ गया। ठीक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवसायिक शिक्षा इत्यादि का क्या किया गया, प्रचलन बढ़ गया। इसके अलावा सामाजिक क्रियाएं, पुस्तकी ज्ञान के बजाय सामाजिक क्रियाओं पर बल देने जाने लगा। आइए, छात्र परिषद वगैरह का निर्माण हुआ। ठीक, और शिक्षक के व्यक्तित्व को क्या मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा। स्कूल प्रशासन, संगठन प्रशासन पर बल दिया जाने लगा और सर्वांगीण विकास किया जाने लगा। कुल मिलाकर जनतंत्रात्मक शिक्षा के क्या थे, काफी अच्छे उद्देश्य इसका प्रभाव रहा है। ठीक है, अब एक शिक्षा क्षेत्र में क्या नाम लिखते हैं आप? अच्छा, मिंटू, कल तो जुड़वाए थे आप इनको ना? ठीक, ठीक है। आप ऑफलाइन करना चाहेंगे आप या ऑनलाइन करना चाहेंगे? आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ, कोई समस्या नहीं है, आप बेफिक्र रहिएगा। चाहे वो ऑनलाइन वाले हों चाहे ऑफलाइन वाले हों, सारे लोगों के लिए समान सुविधा है। ऑफलाइन वाले क्या है, एक एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं इसलिए, और मेरे को आमने सामने देखते हैं इसलिए। ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन कोई कर रहा होता है तो उनके लिए भी वही सुविधा है। तो स्टूडेंट को अगर मान लीजिए मेरे रिकॉर्डेड वीडियो भी वो देखता है तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको क्या करता हूँ, समस्या को सॉल्व करता हूँ। वो कभी भी जब भी उस वीडियो को देख रहा हो और तब भी उसके मन में सवाल आते हैं, वो मेरे सवालों के बारे में चर्चा कर सकता है कभी भी। नोट्स मटेरियल आप लोगों को जो मिलेंगे वो लोग ही ऑनलाइन वालों को भी मिलेंगे। वो लोगों को बस के जैसे आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, आप लोग प्रिंट कराना चाहेंगे तो प्रिंट करा सकते हैं, नोट्स बनाना चाहेंगे तो नोट्स बना लीजिए। और ऑनलाइन वाले भी प्रिंट कराना चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक्सेस आपको प्राप्त रहेगा, आप दोनों एक्सेस देख सकते हैं। अगर किसी दिन क्लास नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, ऑफलाइन में उसमें ऑनलाइन में देख लीजिए, और ऑनलाइन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन भी कीजिए, कोई समस्या नहीं। दोनों में कोई समस्या नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य है परीक्षा अच्छे से निकालना, चाहे वो वीडियो देखकर हम निकाल लें, रिकॉर्डेड वीडियो देखकर निकाल लें, नोट्स पढ़कर निकाल लें, किताब पढ़कर निकाल लें। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए, सिलेक्शन लेना। और सिलेक्शन लेने के लिए जो भी करना पड़े हमको वो सब करेंगे अपन। ठीक है, जो भी प्रक्रिया हो जाए वो सब सुविधा अपने पास अपन कोशिश करेंगे कि उन सारी सुविधाओं को क्या करें, मन लगाकर लेकिन पढ़ेंगे। ये क्षेत्र जो है, वो जो शिक्षा वाला जो पार्ट है, एक प्रकार का सोशियोलॉजी जैसा पार्ट होता है। इसमें फैक्ट कम है, याद नहीं किया जा सकता है, बस समझा जा सकता है। अगर कंसेप्ट को किसी ने नहीं समझा, मैं इसीलिए अलग अलग उदाहरण दे रहा होता हूं आप लोगों को कि किसी तरीके से आप कंसेप्ट को समझ जाए, आसानी से समझ जाए। तो कूट वाले जो क्वेश्चन होंगे
जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से बनेंगे। क्वेश्चन भी हल कराऊंगा मैं आपको, बहुत सारे पेपर देने वाला हूं, उसके तैयारी चल रही है, लगातार क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं, वो सब चीज आपको धीरे धीरे तैयार मिलेंगे, ठीक है, समय समय पर आपको मिलता जाएगा वो। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस पर फोकस होना है, जब तक आप मैटर को पूरा अच्छी तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चन भी अगर हल करोगे तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सेकंड पेपर जैसे ही वैकेंसी आएगी, टाइम नहीं रहेगा आप लोगों के पास, तो सेकंड पेपर का एक बार पूरा सिलेबस हल कीजिए, और इधर जब फर्स्ट पेपर सब लोग तैयार कर रहे होंगे तब आप फर्स्ट पेपर तैयार करते रहिए और इसके क्वेश्चन हल कीजिए। इसके क्वेश्चन हल करने के बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पास, मैं भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे दूंगा, तो जहां से भी जैसा भी क्वेश्चन मिलेगा हमको सिर्फ क्या करना है, एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ क्वेश्चन हल करते जाना है। जितना कंफ्यूजन हो ना वो क्लासरूम में, घर में, वीडियो देखते समय, परीक्षा से पहले सारा कंफ्यूजन आ जाए। और कोशिश करें 150 क्वेश्चन में लगभग आप कितने सही बनाए, 120 क्वेश्चन तो आप क्लियर करें, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रहे कि जो आप न जानते हो। ऐसे कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एकदम गारंटी, भरोसा रखिएगा। एक बार पढ़ लेने के बाद, मेरे पास एक बार पढ़ लेने के बाद कोई भी ऐसा नोट्स मटेरियल बाजार पर आप उपलब्ध होकर देखेंगे कि कोई भी नोट मटेरियल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब, और जितना उस किताबों का जितना कचरा वाला मटेरियल होगा सब साफ, आपको सिर्फ की पॉइंट मिलेगा, चाबी सिर्फ रहेगा, आपको खोलना रहेगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, बस मेरे ऊपर क्या कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं और वो कर रहा हूं, क्या करते हैं, आपको सही दिशा में लेकर चलूंगा। धीरे धीरे आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं युवानी रूप से कह सकता हूं, धीरे धीरे आपको क्या हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा इस चीज का कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक लेवल पर चल रहा है, क्योंकि सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे, सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाएगा पीएससी। तो बस क्वेश्चन कठिन कर सकता है, सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, ठीक। तो अपन सही तरीके से चलेंगे। एक अपने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये शिक्षा के नाम क्षेत्र में बड़ा नाम है, इसलिए इस नाम को पढ़ेंगे अपन। एक है हेंडरसन के अनुसार, हेंडरसन के अनुसार जनतंत्रात्मक शिक्षा के उद्देश्य। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ही हमारी, उन्होंने बताया कि सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन मात्रात्मक त्रुटि है ना, मात्रा की त्रुटि है। तो मैं स्वीकार करता हूं और सुधार की प्रक्रिया में, क्योंकि जो गलती है उन गलतियों को मैं स्वीकार करता हूं। उसका मूल वजह ये होता है कि जब हम किसी कंटेंट पर फोकस करते हैं, हमारा दिमाग किधर चला जाता है, कंटेंट पर चल जाता है। और मेरे दिमाग ये सोच रहा था, जब मैं कंटेंट आपको बता रहा होता हूं तो मैं अगले कंटेंट के बारे में सोच रहा होता हूं। तो ऐसी स्थिति में हड़बड़ी में क्या होता है, और फटाफट हमको सोचना भी है, लिखना भी है, समझाना भी है। इसमें नोट्स में कोई उदाहरण नहीं लिखा हुआ है, उदाहरण मैं अपने मर्जी से आपको उसके हिसाब से बनाकर बताता हूं। तो जब तीन तरफ से आप सोचना शुरू करते हैं ना, तो एक जगह फोकस नहीं कर पाते, और जब एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं तो मेरा ध्यान कहां नहीं रह जाता है, मात्रात्मक त्रुटि में नहीं हो पाता है। वैसे भी गलती होती है मेरे से, लेकिन ध्यान चला जाता है। तो मात्रात्मक त्रुटि अगर हो तो आप उसको क्या कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, ठीक है। आप बेहतर लिखने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, मेन कंटेंट आपको अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप मेरे से क्या कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। अगर कुछ लिखावट में कोई दिक्कत आए तो आप मेरे क्या कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं कि दोबारा सर आपने क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन मात्रात्मक त्रुटि को मैं सुधारने को, गलती तो कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से स्वीकार करना चाहता हूं कि नहीं, ये गलतियां मुझसे होती हैं, और थोड़ा सा आप इस चीज को, भावना को समझिएगा, गलतियां तो हो ही जाती हैं, ठीक। तो अपन किसके हिसाब से ध्यान रहे, हेंडरसन के अनुसार जनतंत्रात्मक शिक्षा की क्या व्यवस्था है, ठीक। अपन क्या देखते हैं, पहला नंबर इन्होंने बताया था कि जनतंत्र के, इन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप एवं अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए सोचने की क्षमता विकसित करना। हेंडरसन कहते हैं कि अगर लोकतांत्रिक शिक्षा का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है वो पहला है कि लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप। कल अपन चर्चा किए थे कि लोकतंत्र आखिर में होता क्या है, लोकतंत्र के मूल मूल्य क्या है,
लोकतंत्र के मूल मूल्य ये हैं कि व्यक्ति व्यक्ति में समानता, समान अवसर की समानता, व्यक्ति व्यक्ति के अंदर भेद न करना, यही लोकतंत्र का मूल मूल्य है। किसी तरह का कैसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। सत्ता, जो जनता सत्ता पर बैठी है उनका भी उतना ही महत्व है जितना जनता आराम से जो भूभाग में बैठी हुई है उस जनता का भी उतना ही महत्व है जितना सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। पद का महत्व नहीं होता है, व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, बल्कि जनता जनता किसमें है, बराबर है। यही लोकतांत्रिक मूल्य है। तो हेंडरसन कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप, जो मूल्य मैंने बताया कि व्यक्ति व्यक्ति में समानता, इनके अनुरूप और अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए सोच सके, खुद के लिए सोच सके कि आखिर मैं मेरे द्वारा जो किया जाने वाला जो कार्य है उस पर दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लोकतांत्रिक शिक्षा का सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप और उसके अनुकूल यह सोच सके कि जो मेरे द्वारा किया गया कार्य है वो कार्य दूसरों पर क्या प्रभाव डालता है या स्वयं पर, मुझ पर क्या प्रभाव डालता है। स्वयं पर प्रभाव डालेगा मतलब सब पर प्रभाव होगा। जो स्वयं पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति में समानता होती है, तो जो स्वयं पर प्रभाव पड़ेगा वो दूसरों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हेंडरसन कहते हैं कि स्वयं के प्रति वो क्या कर सके, विचार कर सके कि इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरा इसका हेंडरसन ने दूसरा जो बताया कि सामान्य हित में रुचि जागृत करना तथा स्वयं को अनुशासन में रखने की कला सीखना, तथा स्वयं को अनुशासन में रखने की कला सीखना। ठीक। सामान्य हित रुचि क्या करना, जागृत करना। सामान्य रुचि हिति का मतलब होता है कि जैसे मेरे हित हैं वैसे दूसरों का भी हित है। समानता का व्यवहार है जनतंत्र में, तो जैसे मेरी रुचि है वैसे दूसरों की रुचि है। जो चीजें मुझे बुरी लगती हैं वो दूसरों को भी बुरी लगेंगी, ये सामान्य रुचि हो गया। ये जागृत करना है। ये क्या करना है, जागृत करना है। तीसरा अगला है स्वयं को अनुशासन में रखने की कला सीखना। अनुशासन में रखना एक कला है। कोई व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करता है क्योंकि वो अनुशासित नहीं। कोई व्यक्ति पढ़ते समय भी इधर उधर देख रहा होता है क्योंकि वो अनुशासित नहीं। कोई व्यक्ति पढ़ने के बीच में मोबाइल चलाकर देख रहा है मतलब वो अनुशासित नहीं। जिस वक्त जो काम कर रहा है अगर वही काम कर रहा है मन लगाकर मतलब वो क्या है, अनुशासित है। और जो व्यक्ति काम मन लगाकर कर रहा है लेकिन ध्यान कहीं और है वो अनुशासित नहीं है। अनुशासन में रखना कहने का मतलब है कला कैसे सीखा जाता है वो बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कई बार हम पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते रहते हैं, उस तरह हमारा दिमाग क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है या मन करने लगता है कि हाँ हो गया, बस बहुत हो गया। ये कब होता है, जब हमारा मन नहीं लग रहा होता है। लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन अपने मन को नियंत्रित रखने की कला सीख लेता है वो व्यक्ति को उस पढ़ाई में या उस काम में भी मजा आने लगता है। आप देख रहे हो कई ऐसे लोग होंगे जो बैंड बाजा बज रहा है लेकिन तब भी आराम से बैठकर पढ़ लेते हैं, टीवी चल रहा है लेट देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अनुशासन में रहने की कला क्या की है, सीख ली। हेंडरसन भी यही बताते हैं कि सामान्य हित और रुचि जागृत करना और अनुशासन में रहने की कला जागृत करना यह जनत्रात्मक शिक्षा का क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। हेंडरसन के अनुसार दूसरा नंबर पर कहता है। तीसरे नंबर पर हेंडरसन कहते हैं कि छात्र में मानवीय अभिव्यक्ति एवं व्यवहार के लिए आदर भाव जागृत करना। अब उदाहरण के तौर पर आप इसको समझने के लिए, छात्र जो है मानवीय अभिव्यक्ति का मतलब कैसा होता है, मानवीय अभिव्यक्ति जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि हम घबरा जाते हैं और बहुत अच्छे से बता नहीं पाते हैं अपने भाव को। कई बार ऐसा होता है हमारा हैंड राइटिंग खराब है, लेकिन हेंडरसन कहते हैं कि छात्र में ऐसी भावना आनी चाहिए कि जब भी वो कोई बात, कोई व्यवहार या कोई विचार वो क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, बता रहा है,
तो हम उसके लिए कैसा व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदर गुण भाव होना चाहिए। कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत अच्छे से बता देगा आपको। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अच्छी तरीके से नहीं बता पाएगा आपको, लेकिन तब भी हम उसके प्रति कैसा, उसके विचारों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, हमें आदर भाव रखना चाहिए। एक कौन कहता है, हेंडरसन कहते हैं कि जनतंत्रात्मक शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हम मानव की जो अभिव्यक्ति है, चाहे जिस रूप में अभिव्यक्त करता हो, उस अभिव्यक्ति को हम क्या कर सकें, आदर भाव दे सकें, एक श्रद्धा जागृत कर सकें। क्लियर। और अंतिम जो इसका चौथा लक्ष्य बताते हैं, चौथा लक्ष्य बताते हुए कहते हैं कि छात्र जो है सीखने के साधन, सीखने के साधन समय, क्षमता के अनुसार सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में सहायता हो। सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में सहायता, यहां पर को है ना, छात्र को, सॉरी यहां पर छात्र को सीखने, आपका सीखने हेतु यहां कर लीजिएगा, साधन समय क्षमता के अनुसार सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना। अब इस बात को ध्यान से समझिए, यह बोलता है छात्र को सीखने हेतु। देखिए हर काल में, हर समय में, हर स्थान में जो सीखने का जो साधन रहा है वो अलग अलग रहा है। पहले के लोग क्या करते, गुरुकुल में जाते थे, सीखने का साधन क्या था, गुरुकुल। फिर कौन से ये थे, स्कूल खुले, स्कूल में सीखा गया। पहले घरों में भी पढ़ाई हुआ करता था, घर में पढ़ाई किया। आश्रम एक साधन है, आश्रम में पढ़ाई किया। फिर अब अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा आ गया तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाकर पढ़ रहे हैं। सबके साधन अलग अलग हैं, सबके क्या है, साधन अलग अलग हैं, समय अलग अलग है, पुरातन काल, नया काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, अलग अलग। क्षमता, हर समय में क्षमता अलग अलग थी। पहले के जो पुराने लोग थे वो धीरे गति समझते थे, अब के बच्चे 94-95% सीधे लेकर आते हैं। उनके अंदर सीखने की क्षमता क्या हो जा रही है, धीरे धीरे डेवलप हो जा रही है। इन साधन के अनुसार, समय के अनुसार और क्षमता के अनुसार सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करें, क्योंकि समय के अनुसार सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जो सामाजिक अधिकार 1947 में थे, क्या वर्तमान में है? अब तो ज्यादा अधिकार मिल गए हमको। जो अधिकार 1800 जो सती प्रथा के काल में रहे होंगे, वर्तमान में हमें और ज्यादा अधिकार मिल गए हैं, और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है। तो हम अपने परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, क्षमता के अनुसार हम उन अधिकारों को क्या कर सकें, समझ सके। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे जैसे समाज में बदलाव हो रहा है, हमारे अंदर सीखने की जो क्षमता है वो भी क्या होनी चाहिए, विकसित होती जानी चाहिए। ये नहीं कि सामाजिक बदलाव हो गया और हम पुरातन पंथी ही रह गए, तब वो जनतंत्रात्मक शिक्षा नहीं कहलाएगा। जनतंत्रात्मक शिक्षा का मतलब तभी होगा कि जो प्राचीन काल में जिस समय सीखा, प्राचीन काल में सीखा भाई, लेकिन नवीन काल में हम नवीन शिक्षा पद्धति को प्राप्त करेंगे। क्लियर। ये चीजें किसने बताई है, हेंडरसन ने बताई है। शिक्षा के, जनतंत्रात्मक शिक्षा के पहला क्या था, लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप या अनुकूल हमको क्या करना, सोचने, क्षमता विकसित करना, स्वयं के प्रति समान हित का हित जागृत करना और स्वयं को अनुशासन रखने में कला सीखना। तीसरा उन्होंने बताया था कि मानवीय व्यक्ति का जो व्यवहार का आदर करना और आदर भाव जागृत करना दूसरों के प्रति भी। और तीसरा हमने सीखा था कि साधन के अनुसार, समय के अनुसार, क्षमता के अनुसार सामाजिक जो आधार पर अधिकार जो प्राप्त करते हैं, उस अधिकार प्राप्त करने में हमें क्या करना, सहायता प्रदान करना। ये लक्ष्य आपको अलग से ध्यान रखने हैं। ये चारों लक्ष्य किसके हैं, हेंडरसन के हैं। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से लक्ष्य हेंडरसन के हैं, कौन से लक्ष्य नहीं है, निम्न में से कौन से लक्ष्य हैं और कौन से लक्ष्य नहीं, ऐसा करके आपसे पूछ सकता है। मैंने इसको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की। अब अलग अलग लोगों ने बताया कि आखिर हम जनतंत्रात्मक शिक्षा को सफल कैसे बनाएं, ऐसे क्या कारण हो, ऐसे कौन कौन से तत्व हो, ऐसा क्या करें कि जनतंत्र की शिक्षा। देखिए कई बार शिक्षा असफल भी हो जाती है। शिक्षा कैसे असफल हो जाती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपने अपने नागरिकों को इतने अधिकार दे दिए कि नागरिक जो है हर मामले में क्या कर रही है, अपना विरोध जता रही है।
हर 2 दिन में क्या हो रहा है, हड़ताल हो रहा है, हर 2 दिन में चक्का जाम हो रहा है, तो क्या देश प्रगति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन कैसे अधिकार दिए जाते हैं? सीमित अधिकार दिए जाते हैं, समय अनुकूल अधिकार दिए जाते हैं। जैसे जैसे नागरिकों का मानसिक प्रशिक्षण होता जाता है, जैसे जैसे सामाजिक प्रशिक्षण होता जाता है, वैसे वैसे उनको क्या मिलते जाता है? अधिकार मिलते जाते हैं, वो स्वतः ही मिलते जाते हैं। भाई 1947 में जो अधिकार, आजादी के बाद 1950 में जो अधिकार थे हमारे, समय के अनुसार हमको धीरे धीरे अधिकारों में हमारी क्या हो गई? वृद्धि हुई, क्योंकि हमारी सोच में वृद्धि हुई। हमारी सोच क्या हो गई? अपने आप में परिपक्व होती गई। तो जैसे जैसे हमारे अंदर परिपक्वता आती जाएगी, वैसे मेच्योरिटी आती जाएगी, हम क्या होते जाएंगे? हमको अधिकार स्वतः ही मिलते जाएंगे। सरकार भी दे देती है हमको, लेकिन इनको अगर सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए, ये बताते हैं कौन? मैं आपको बता देता हूं। जनतंत्रात्मक शिक्षा को सफल बनाने वाले सिद्धांत। ठीक, इसके प्रणेता रहे हैं विलियम हर्ड किलपैट्रिक। ये ध्यान नाम रखिएगा, किलपैट्रिक को ध्यान रखिएगा। कैसा पैट्रिक है? किलपैट्रिक है। अच्छा, किलपैट्रिक जो है वो किसका, जो डेवी थे जिन्होंने जनतंत्रात्मक शिक्षा बताया था। पहला सिद्धांत जनतंत्रात्मक शिक्षा का किसने बताया था? डेवी ने ही बताया था, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे। डेवी के ही उत्तराधिकारी जॉन डीवी, सॉरी डेवी लिख दिया, डीवी के क्या है? ये उत्तराधिकारी। तो डीवी का चेला आपको ये बता रहा है, डीवी ने बताया जनतंत्र शिक्षा होती क्या है, और डीवी का चेला जो है किलपैट्रिक, वो कहता है कि जनतंत्रात्मक शिक्षा को सफल कैसे बनाया जाए। क्लियर? दोनों गुरु चेला मिलकर क्या कर रहे हैं? जनतंत्रात्मक शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। ठीक, इन्होंने कुल कितने सिद्धांत दिए? 6 सिद्धांत दिए कि जनतंत्रात्मक शिक्षा के सफल बनाने के लिए कितने सिद्धांत दिए उन्होंने? 6 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत है विचार विमर्श की स्वतंत्रता। दूसरा सिद्धांत है बौद्धिक स्वतंत्रता में विश्वास। बौद्धिक स्वतंत्रता में विश्वास। तीसरा सिद्धांत है जनहित में सहयोग एवं सामुदायिक भावना। जनहित में सहयोग एवं सामुदायिक भावना। इसका चौथा सिद्धांत है जनहित में अधिकार प्राप्त करने में पूर्ण कर्तव्य ज्ञान। अधिकार प्राप्त करने के पूर्व कर्तव्य का ज्ञान। इसका 5वां सिद्धांत है समानता का अधिकार, और इसका 6वां सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, ये कहते हैं जॉन डीवी का जो चेला है, कौन? किलपैट्रिक, ये कहता है कि जनतंत्रात्मक शिक्षा को अगर सफल बनाना चाहते हो तो 6 सिद्धांतों को अगर पालन कर लोगे तो जनतंत्रात्मक शिक्षा कैसी हो जाएगी? सफल हो जाएगी। 6 सिद्धांत उन्होंने बताया कि जनतंत्र की शिक्षा को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो 6 सिद्धांतों का पालन कर लो। पहला कहता है
विचार विमर्श की स्वतंत्रता। आपने ध्यान दिया होगा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे होते हैं। दो व्यक्ति, मान लो उदाहरण के तौर पर पति पत्नी लड़ रहे हैं। पति पत्नी लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति धीरे धीरे बोल रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो हावी हो रहा होगा वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होगा। क्यों जानते हो? क्योंकि उसके पास ये लगता है कि विचार विमर्श की स्वतंत्रता उनके पास दोनों में नहीं, आपस में वो बातचीत नहीं कर सकते। क्योंकि एक पक्ष क्या होना चाहता है? हावी होना चाहता है दूसरे पक्ष पर। तो जब उसके पास तथ्य नहीं होते हैं, जब उसके पास जानकारी नहीं होती है, तो दूसरा पक्ष क्या हो रहा है? लड़ रहा होता है। अपने बात को बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से, बड़े ताकत के साथ क्या करना चाहता है? प्रदर्शित करना चाहता है। लेकिन जनतंत्र में व्यक्ति तो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो जनतंत्रात्मक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम बहस न करके तथ्यों के आधार पर विचार विमर्श करें। हम वहां पर कैसा नहीं लेकर आए, उसको बहस में ना बदलें, किसमें देखिए विचार विमर्श में बदलें। और ऐसे दोनों पक्षों की सुनता होनी चाहिए, चाहे दो दोस्त हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, कोई भी हो, कैसी सुनता होनी चाहिए? विचार विमर्श की। अगर जनतंत्रात्मक शिक्षा मिला हुआ है तो हम इस बात का विचार करते हैं कि जितने अधिकार मेरे हैं उतने अधिकार तो सामने वाले के भी। अगर मैं जोर जोर से बोल सकता हूं तो सामने वाला भी बोल सकता है। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? विचार विमर्श की स्वतंत्रता। स्वस्थ रूप से कैसा होना चाहिए? चर्चा होनी चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है, जैसे हम लोग करते हैं यहां पर पढ़ाई के दौरान। दूसरा होता है बौद्धिक स्वतंत्रता में विश्वास। बौद्धिक स्वतंत्रता में विश्वास होता है कि हमको यह मानकर चलना चाहिए कि बौद्धिक आधार पर जो शिक्षा मैंने प्राप्त की है समाज में रहकर, सामने वाला भी उसी समाज में रहकर वही शिक्षा प्राप्त किया है। जब हम दोनों ने वही शिक्षा प्राप्त की है तो बौद्धिक आधार यानी मस्तिष्क के, मानव मस्तिष्क के आधार पर दोनों की समझने की क्षमता तो बराबर है। तो कैसा होना चाहिए? इसमें स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, उसको भी अपने विचार विमर्श देने चाहिए, उसको भी अपने अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और हमें भी अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। दोनों का मानसिक लेवल क्या है? बराबर है। जिस तरीके से उसे काम के अवसर प्राप्त हो रहे हैं उसे मेरे काम के भी अवसर प्राप्त हो। कोई व्यक्ति बुद्धि के आधार पर बड़ा छोटा नहीं। तो बौद्धिक स्वतंत्रता में क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। जनहित में सहयोग एवं सामुदायिक भावना। जनतंत्रात्मक शिक्षा जनता के लिए है, व्यक्तिगत के लिए तो है नहीं। तो जैसा मैं हूं वैसे सारी जनता है। तो जनतंत्र कैसा होना चाहिए? खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। आपका कोई सहयोग तब करेगा जब आप किसी का सहयोग करोगे। तो हमें कैसे सामुदायिक भावना, मतलब टीम भावना में काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। हम खुद आगे बढ़ें, दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, देश आगे बढ़ जाएगा। इस भावना के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो कैसी भावना आएगी? वो जनतंत्रात्मक शिक्षा क्या हो जाएगी? सफल हो जाएगी। क्लियर? चौथा कहते हैं कि अधिकार प्राप्त करने से पूर्व कर्तव्य का ज्ञान। हम अपने अधिकारों के प्रति तो बड़े ही सजग होते हैं। मेरे यह अधिकार है, मेरे अधिकार है, मेरे पास क्या है, मेरे को ऐसे जेल नहीं भेजा जा सकता है, मेरे को ऐसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों के बारे में भी सोचते हैं? हम माता पिता से ही अपने अधिकारों के बारे में क्या कहते हैं कि मेरा हक है, आपकी संपत्ति में मेरा हक है। अपने भाई से कहते हैं कि मेरा हक है, लेकिन क्या हमने कभी विचार किया कि हमने उनके लिए क्या किया? हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं। तो ये कहता है कि अधिकार प्राप्त करने से पहले अगर आप अधिकार लेना चाहते हो, तो जनतंत्रात्मक शिक्षा को सफल करना चाहते हो, तो अधिकार से पहले आपको क्या ज्ञान होना चाहिए कि आपके कर्तव्य क्या है। आप अपने माता पिता से अगर अधिकार चाहते हो तो सबसे पहले माता पिता का सम्मान करना होगा। अगर हम देश से अधिकार चाहते हैं तो पहले देश के प्रति क्या रहना? निष्ठा भाव रखना पड़े। संविधान के प्रति हमें कैसा रखना पड़ेगा? श्रद्धा का भाव रखना पड़ेगा। देश के प्रति प्रेम का भाव रखना होगा। क्लियर? समानता का अधिकार जो इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। व्यक्ति और व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। विचारों में भी समानता होनी चाहिए और आपका व्यक्ति के आधार पर भी समानता होनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, देखो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है, क्योंकि बौद्धिक विकास करना है उसका। अगर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अगर किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दो, अगर किसी व्यक्ति को पैदा होते ही अगर उसको क्या कर दो? जेल में बंद कर दो, इसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बंद कर दो। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक सुना होगा आपने। अगर आप उसको बंद कर दो तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या हो जाती है? का हनन हो जाता है और उस स्थिति में व्यक्ति का जो है बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। अगर किसी व्यक्ति को हमेशा बंद करके रखो ना जेल में, एक व्यक्ति को पैदा होते ही कहां भेज दो? जेल भेज दो आप, लेकिन उसका क्या हो जाएगा? बौद्धिक विकास, क्योंकि वो समाज से उसका प्रशिक्षण प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। तो उसको कैसी मिलनी चाहिए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से उसके स्वतंत्र रहने चाहिए, अपने विचार व्यक्त करे, अपने भाव व्यक्त करे, वो सीख सके, जान सके। इन्हीं कारणों से हम क्या कर सकते हैं? जनतंत्रात्मक शिक्षा को सफल बना सकते हैं। क्या था उनमें? एक विचार विमर्श था,
दूसरा बौद्धिक क्षमता में विश्वास था, तीसरा जनहित में सहयोग और सामुदायिक भावना था, चौथा क्या था, अधिकार प्राप्त करने से पूर्व कर्तव्य का ज्ञान होना, समानता का व्यवहार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये 6 कारण अगर हम किसी व्यक्ति को दे दें, किसी देश में ये भाव पैदा कर दिया जाए, उस देश में, उस राष्ट्र में जनतांत्रिक शिक्षा कैसी हो जाएगी, सफल हो जाएगी। ठीक, किसने बताया थे? पिलकैट्रिक ने। पिलकैट्रिक कौन? अमेरिकी शिक्षा शास्त्री है, जॉन डेवी के चेले, याद रहेगा। जॉन डेवी ने क्या बताया था? जनतांत्रिक शिक्षा। पूछ सकता है आपसे। अब एक 2 टॉपिक और है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं अपन, जो किसके संदर्भ में है कि ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो छिपा हुआ है, आपके टॉपिक में लिखा हुआ नहीं लेकिन वो कैसा है, छिपा हुआ है। क्योंकि शिक्षा आप पढ़ रहे हो तो शिक्षा का कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए। उसमें पहला है शिक्षा की प्रक्रिया। ये पूछ भी सकता है आपसे, शिक्षा की प्रक्रिया। अच्छा, आप लोग बताइए कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? 2 मुखी प्रक्रिया है। देखिए, शिक्षा के लिए कितने तक, अगर शिक्षा प्राप्त, कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो कहां कहां से शिक्षा प्राप्त कर सकता है? एक तो क्या होगा, स्टूडेंट, और एक क्या होगा, शिक्षक, टीचर्स। तो टीचर क्या देगा? शिक्षा देगा। किसको देगा? स्टूडेंट को। तो 2 ध्रुव हो गए कि नहीं हुए? एक क्या हो गया, शिक्षक हो गया, एक छात्र हो गया। और कहां से प्रशिक्षण प्राप्त होता है? समाज से भी प्रशिक्षण प्राप्त होता है, लेकिन उसमें समाज एक तीसरा पक्ष है, उसका दूसरा पक्ष तो वही पहला वाला है, छात्र ही। तो या तो शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? 2 मुखी प्रक्रिया है जो स्कूलों में चलती है, या तो शिक्षा 3 मुखी प्रक्रिया है जो स्कूल, समाज, आपका क्या रहेगा, शिक्षक, छात्र, और आपका क्या रहेगा, समाज। 3 मुखी प्रक्रिया। तो 2 ही चीजों को ध्यान रखना है, एक तो 2 मुखी प्रक्रिया वाला का एक ग्रुप है और एक ग्रुप क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया का। ठीक, उसको अपन समझ लेते हैं। शिक्षा की 2 प्रक्रियाएं। पहली प्रक्रिया है द्विमुखी प्रक्रिया, या इसी को बोलते हैं द्विध्रुवी प्रक्रिया। 2 मुखी को ही क्या कहते हैं, द्विध्रुवी। इसमें 2 लोगों का नाम मिलता है, एक मिलता है जॉन एडम्स का और प्रोफेसर रॉस का। अपन इस पर चर्चा करते हैं। क्या होगा? ओके, अच्छा, ये हिलता हिलता आगे हिल गया, बताओ भला, पता ही नहीं चला हम लोगों को। अब ठीक है, ये इसी की वजह से होता है, वही तो दिक्कत होता है, बहुत परेशान हूं मैं इसकी वजह से। हाँ, ये भी ठीक होता है। हाँ, बढ़िया है। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दिखाई देगा, वो क्या है, माइक का जो वायर है वो फिसलता रहता है, इसकी वजह से दिक्कत हो जाता है। ठीक है, पहला शिक्षा की 2 प्रक्रिया है। पहली कौन सी प्रक्रिया है? द्विमुखी प्रक्रिया या द्विध्रुवी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया या द्विध्रुवी प्रक्रिया कहते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है त्रिमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी और त्रिमुखी 2 ही प्रक्रिया होते हैं। ठीक है गणेश, अनिल, ये 2 ही प्रक्रिया क्या होती हैं, इनकी होती है। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं द्विमुखी प्रक्रिया को। इस प्रक्रिया को प्रतिपादित किया है, प्रणेता है इसके जॉन एडम्स। कौन है इसके? जॉन एडम्स जो है, ये क्या किया था, इसकी व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? जॉन एडम्स। ये कहते हैं कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है।
और ज्ञान देकर उसके व्यवहार को क्या करता है, विकसित करता है या परिवर्तित करता है। ठीक, जैसे करता है कौन, शिक्षक करता है किसके व्यवहार को, छात्र के व्यवहार को। जॉन एडम्स क्या कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है। ध्यान रखिएगा, इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं। शिक्षक और छात्र के मतलब ऐसा बीच नहीं है, जैसे मेरे और आपके बीच में बहुत ज्यादा उम्र का अंतर नहीं, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूं ना, वैसे ही समाज में ऐसे कई से लोग होंगे, आपसे कम उम्र का व्यक्ति भी आपको बहुत सारी चीज सिखाकर जा सकता है। तो उम्र के आधार पर यह तय नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्या कर रहा है, जैसे हम किसी जीव से भी सीखते हैं, चींटी से सीख लेते हैं। चींटी एक छोटा जीव है, लेकिन तब भी मेहनत करना उससे हम सीखते हैं, लगातार निरंतर मेहनत करते रहती है। तो ऐसी चीजों को अपन क्या करते हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान देता है और उसके व्यवहार को विकसित करता है या परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। जैसे कि कैसे, उदाहरण के तौर पर शिक्षक और छात्र। शिक्षक छात्र को क्या देता है, ज्ञान देता है, और ज्ञान देने के बाद उसके व्यक्तित्व को क्या कर देता है, परिवर्तित भी कर देता है और विकसित कर देता है। यह पहला द्विमुखी प्रक्रिया का परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा रास का है, प्रोफेसर रास। रास कहते हैं कि शिक्षा जो है चुंबक के दो ध्रुवों के समान है, जिसमें पहला ध्रुव क्या है, शिक्षक, और दूसरा ध्रुव क्या है, छात्र। दोनों लगभग यही बात कहते हैं। एक ध्रुव के बारे में बात करता है और दूसरा क्या कहता है कि व्यवहार को परिवर्तित करता है। एक व्यक्ति शिक्षा दे रहा है और एक व्यक्ति क्या हो रहा है, उसका व्यवहार परिवर्तित हो रहा है, इसलिए दो मुखी प्रक्रिया हो गई। दूसरा कहता है, प्रोफेसर रास कहते हैं कि चुंबक का दो ध्रुव है। तो पहला ध्रुव कौन सा है, शिक्षक है। दूसरा ध्रुव क्या हो सकता है, छात्र हो सकता है, क्योंकि एक सीख रहा है, दूसरा सिखा रहा है। यह किस प्रक्रिया के तहत है, द्विमुखी प्रक्रिया के तहत है। अब तीन मुखी प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया में कौन कौन है, एक ही व्यक्ति है इसमें, वो है जॉन डुई। DUE है, डुई, जॉन डुई बोलेंगे ना, ठीक। हाँ, ये कहता है कि शिक्षा के तीन केंद्र होते हैं, तीन केंद्र। एक होता है सीखने वाला, जो कौन होता है, छात्र। एक होता है सिखाने वाला, जो कौन होता है, शिक्षक। और एक तीसरा होता है जो सीखने एवं सिखाने वाले दोनों को सिखाता है, दोनों को क्या करता है, सिखाता है। वो कौन होता है, समाज। तीन मुखी प्रक्रिया में पहला कौन है, छात्र है, दूसरा कौन है, शिक्षक है, और तीसरा कौन है, समाज है। ठीक। तो शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में दो लोग शामिल हैं, कौन कौन है, जॉन एडम्स, ये प्रेरिता रहे हैं, जिन्होंने बताया कि एक सीखने वाला होता है, एक सिखाने वाला होता है। जो सीखने वाला है उसका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है, सिखाने वाला तटस्थ रहता है। द्विमुखी प्रक्रिया में दूसरा नाम किसका आता है, आपका प्रोफेसर रास का। वो बताते हैं कि चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव कौन है, शिक्षक है, दूसरा ध्रुव कौन है, छात्र है। त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कहते हैं, जॉन डुई कहते हैं कि तीन ध्रुव होते हैं इसमें। पहला जो है शिक्षा के तीन केंद्र होते हैं, सीखने वाला होता है जो छात्र होता है, दूसरा सिखाने वाला होता है जो शिक्षक होता है, और जो सीखने और सिखाने वाले को भी समझा दे वो कौन होता है, समाज। अनुभव से सीखता है। तो शिक्षा के दो प्रक्रियाएं, एक दो मुखी, तीन मुखी, दो ही प्रक्रियाएं होती हैं। एक मुखी जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। एक मुखी जैसी प्रक्रिया हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती एक मुखी जैसी प्रक्रिया, क्योंकि अगर आप खुद खड़े रहें, बंद रूम में रहें, तो शायद कभी सीख ना पाए। जब तक हम किसी को देखेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो हमको क्या करना पड़ेगा, बंद दीवारों से तो नहीं सीख सकते अपन। तो एक मुखी होती नहीं, की चौमुखी प्रक्रिया भी नहीं होती, तो दो और तीन ही होती है। ठीक।
ठीक, अब एक टॉपिक और है शिक्षा का स्वरूप। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अलग अलग शिक्षा अलग अलग नाम से जानती है। शिक्षा का स्वरूप, ये भी आपके टॉपिक में है, लेकिन आपको शिक्षा के रूप में इसको जाना जरूरी है। अलग अलग शिक्षा अलग अलग रूप में जानी जाती है। लगभग लगभग कुछ चीजों को आप जानते हो, ऐसा नहीं बीएड में इन सब चीजों को बीएड के नोट्स में है, तो आप पढ़ चुके होंगे इससे पहले, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी अपन इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के पहले स्वरूप में अगर देखा जाए तो एक होता है औपचारिक स्वरूप और दूसरा होता है अनौपचारिक स्वरूप। ठीक, एक एक को समझते हैं। पहला है औपचारिक। औपचारिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? औपचारिक स्वरूप का मतलब होता है व्यवस्थित प्रकार की शिक्षा। व्यवस्थित प्रकार की शिक्षा, इसको क्या बोलते हैं? एक सांविधिक शिक्षा भी बोलते हैं। सांविधिक शिक्षा, उसका कारण बताता हूं सांविधिक शिक्षा क्यों बोलते हैं। और दूसरा कारण होता है अनौपचारिक शिक्षा, इसको अनेक बोलते हैं, इसको अविधिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसको निरौपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, और इसको जो है औपचारिकेतर भी बोलते हैं। ये कैसी होती है? ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। अलग अलग शिक्षा अलग नाम से जानी जाएगी, ये आपको जानना होगा। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब सांविधिक शिक्षा। सांविधिक शिक्षा का मतलब होता है विधि के अनुसार शिक्षा। कैसे शिक्षा? विधि के अनुसार। अभी जो हम पहली दूसरी के जीवन में पढ़ते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी फिर 12वीं तक की शिक्षा, ये शिक्षा का एक पैटर्न बना हुआ है। सरकार ने इसको शिक्षा नीति के माध्यम से पारित किया है, कानून बनाया है, और कानून के अनुसार अपन क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। जो भी शिक्षा का तरीका है कि आप क्या करोगे, पहली पढ़ोगे दूसरी, कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि पहली पढ़ने के बाद सीधे आप 12वीं का फॉर्म भर दो। 12 साल का हो गया तो लड़का, आपको क्रमानुसार चलना होगा, विधि के अनुसार चलना होगा, कानून के हिसाब चलना पड़ेगा। मसौदा तैयार होता है, नीतियां बनती है, नीति बनने के बाद पास होते हैं, अधिनियम बनते हैं, इसके बाद आप शिक्षा को क्या करते हैं? एक निश्चित स्वरूप चलता है। तो जो औपचारिक शिक्षा कहने का मतलब है कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली पहली से एमए, एमएससी, बीएससी, एमफिल, बीएड यहां तक जो चलते हैं, वो शिक्षा का जो क्रम है वो कैसी? औपचारिक शिक्षा है। जो हम पढ़ाई करते हैं वो सब शिक्षा कैसी है? औपचारिक शिक्षा। अपन इसी को विधि के अनुसार जो कि पढ़ाई कर रहे होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? संविधिक शिक्षा, विधि के अनुसार वाली शिक्षा। ठीक। दूसरा बोलता है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा को कई नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। मतलब जीवन काल में जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक, और आगे भी जब तक हम क्या है? मृत्यु को प्राप्त न हो जाए, तब तक हम कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, किसी न किसी से सीख रहे होंगे, कम या अधिक मात्रा में सीख रहे होंगे। यह शिक्षा कैसी कहलाएगी? अनौपचारिक। कैसी शिक्षा कहलाएगी? अनौपचारिक। अनौपचारिक को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है। अविधिक, क्योंकि कानून का उसमें कोई लेना देना नहीं, सीखने की जो प्रक्रिया उसमें कानून का कोई लेना देना नहीं। निरौपचारिक, औपचारिक को ही निरौपचारिक कहते हैं, और उसी को औपचारिकेतर। औपचारिक के बाद आप शिक्षा लेते हो। औपचारिकेतर का मतलब क्या होता है? औपचारिक के बाद जो शिक्षा लेना, वो कैसी शिक्षा कहलाती है? औपचारिकेतर शिक्षा कहलाती है। अब जीवन में आप अनुभव से सीखोगे। सारी डिग्री आपके पास हो गई, आपने पीजी कर लिया, बीएड भी कर लिया, अब पीएचडी भी आप करोगे। पीएचडी के बाद क्या करोगे? एक और पीएचडी करोगे, फिर क्या करोगे? जीवन भर तो पीएचडी भी करते रहोगे अलग अलग विषयों में, लेकिन पीएचडी करने के बाद आप कैसी शिक्षा ले रहे हो? आप अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिकेतर शिक्षा, जो जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे।
आप लता मंगेशकर के अंतिम दिनों में भी पूछती तो वही बोलती मैं सीख ही रही हूं अभी तो। अमिताभ बच्चन से पूछिए, वो भी सीख ही रहा है। सचिन तेंदुलकर अभी भी सीख ही रहा है। जबकि इतने महान क्षेत्र में लोग पहुंच गए, क्योंकि जीवन में व्यक्ति हमेशा विद्यार्थी होता है, हमेशा स्टूडेंट ही होता है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो औपचारिक कैसी शिक्षा चलती है? जीवन पर्यंत शिक्षा चलती है। तो पहला औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो विधि के अनुसार मिलती है, औपचारिक शिक्षा जो विधि के अलावा जीवन भर जो मिलती है, औपचारिकेतर शिक्षा कहलाती है। दूसरा जो होता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा क्या है भाई? कि इसमें जो होता है शिक्षक के व्यक्तित्व से जो हम सीखते हैं, किसके द्वारा? उसके ज्ञान से और उसके आदर्श से। और अप्रत्यक्ष शिक्षा वो शिक्षा होती है, शिक्षक जो है अन्य माध्यम से हमें सिखाता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा। प्रत्यक्ष शिक्षा ऐसा है जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई शिक्षक रहा होगा, उस शिक्षक ने अपने जीवन में कभी भी घूस नहीं लिया, कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, अच्छा व्यवहार दिखाया, अच्छे से आपको पढ़ाया, आपके दिमाग में उसका छवि स्पष्ट रूप से बन गया, ये सर जो है बहुत अच्छे हैं, और मैं भी जीवन में जब आगे बढ़ूंगा मैं भी ईमानदारी पूर्वक जीवन जीऊंगा। तो शिक्षक के ज्ञान से और आदर्श से शिक्षक हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोला, मैं भी झूठ नहीं बोलूंगा। ये जो ज्ञान और आदर्श से जो हमने सीखा, प्रत्यक्ष रूप से जो हमने सीखा, वो कैसा शिक्षा कहलाया? प्रत्यक्ष शिक्षा कहलाई। लेकिन शिक्षक जो है अप्रत्यक्ष शिक्षा कैसे कहलाएगी? शिक्षक जो है आपको उदाहरण दे रहा है कि राम जो थे ना, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम की कहानी आपको सुनाई गई, राम थे या नहीं थे पक्का पता नहीं है, लेकिन राम की जो कहानी सिखाई गई, हरिश्चंद्र की जो कहानी सिखाई गई आपको, लक्ष्मीबाई की जो कहानी बताई गई, उदाहरण दिया, अन्य साधन से आपको बताया, और साधन से बताया कि नहीं ऐसा किया करते थे, महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे, महारानी प्रताप लक्ष्मीबाई ऐसी वीर थी। तो हमें इस भाव पैदा हुआ कि नहीं मेरे अंदर भी देश प्रेम होना चाहिए। भगत सिंह के बारे में आपको सुनाया, महात्मा गांधी के बारे में बताया, जितने भी महान व्यक्तित्व के बारे में उदाहरण देकर आपको जब समझाया, तब आपको समझ में आया कि नहीं मेरे को भी ऐसे चरित्र, महात्मा गांधी को तो आपने नहीं देखा, हरिश्चंद्र को भी नहीं देखा, राम को भी नहीं देखा, लक्ष्मीबाई को नहीं, लेकिन आपके शिक्षक ने बताया कि ऐसा भी चरित्र था, उसके अंदर भी ऐसा चरित्र है क्या? वो शिक्षक के अंदर वैसा चरित्र होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसको आपको अलग माध्यम से बता रहा है। तो शिक्षक के चरित्र से आप अगर सीखते हो तो प्रत्यक्ष शिक्षा, शिक्षक के उदाहरण से आप सीखते हो, शिक्षक के समझाने से आप समझते हो, तो वो कैसी शिक्षा? अप्रत्यक्ष शिक्षा। क्लियर है? बिल्कुल, माता पिता के संदर्भ में लेंगे तभी माता पिता आपको जब समझा रहे हैं तो माता पिता के चरित्र से आप देखते हो ना। माता पिता, माँ तो हमारी सबसे पहली गुरु होती है, पिताजी भी गुरु होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पिता माता गुरु होती है तो पिताजी नहीं होते हैं, पिताजी भी गुरु होते हैं भाई। जीवन में जो कुछ भी सिखाते हैं माता पिता तो सिखाते हैं हमको बहुत सारी चीज, जीवन का अनुभव। तो माता पिता के चरित्र से आपने देखा कि नहीं मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, मेरे पिताजी बहुत सिद्धांतवादी हैं, हम भी जीवन में सिद्धांतवादी बनते हैं, हम भी सत्यवादी बनते हैं, हम भी अच्छा काम करते हैं, मेरे पिताजी समाज सेवा करते हैं, मैं भी समाज सेवा करूंगा। प्रभाव पड़ता है ना भाई। और अगर माता पिता आपको उदाहरण से समझाने लगे तो क्या हो जाएगा? उदाहरण से आप समझ गए कि देखो फलाने का लड़का ऐसा है, देखो वर्मा जी का लड़का ऐसा है। आपको कई बार गुस्सा भी आएगा लेकिन आप खुश भी हो जाओगे, खुश हो जाते हो ना कि हाँ चलो भाई हमको भी ऐसे ही करना है, हमको भी ऐसे ही बनना है। आपको जैसे ही पता चला कि नहीं फलाना वाला बगल वाला लड़का तो क्या बन गया, पिछले साल 2013 में एबीओ बन गया है, तो मेरे को भी बनना है। अब आपके पिताजी ने समझाया तो आप तैयार हो गए और आ गए मेरे पास पढ़ने के लिए। ठीक, चलिए प्रत्यक्ष के बाद जो है अगला शिक्षा है, इसको मिटा देते हैं। निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक शिक्षा। निश्चयात्मक और
निश्चयात्मक शिक्षा। दूसरे प्रकार की शिक्षा कैसी होती है? निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि निश्चयात्मक शिक्षा में एक निश्चित उद्देश्य होता है और इसमें उद्देश्य तय ही नहीं होता है। जैसे क्या होता है? सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना। ठीक, आप लोग जैसे एबीओ की तैयारी कर रहे हो, ये कैसा है? निश्चित फोकस्ड हो आप कि मुझे शिक्षा शास्त्र इसलिए पढ़ना है क्योंकि एबीओ में सिलेक्शन लेना है। ये किस प्रकार का शिक्षा है? और निश्चयात्मक शिक्षा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं शिक्षा के बारे में जान जाऊंगा ना तो अपने घर वालों को बताऊंगा, कभी जीवन में काम आ जाएगा। आपका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं कि मेरे को एबीओ में सिलेक्शन होना है, एडीओ बनना है या पीएससी में जाना है, किसी चीज में जाना है, कोई निश्चय नहीं है। बस अपने आप व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हो कि मैं कानून पढ़ लूंगा, कानून झाड़ूंगा फिर बाद में। यही चाहते हो आप कि मैं कानून पढ़ लूंगा, फिर ट्रैफिक पुलिस वाला मेरे से पूछेगा कि भाई नियम कैसे तोड़ा तुमने, तो हम उसको बता पाएंगे कि कानून तो हमने भी पढ़ा है। ये कैसा हो गया? अनिश्चयात्मक शिक्षा। लेकिन निश्चित उद्देश्य के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, एमबीबीएस वाले क्या पढ़ रहे होंगे? अपना मेडिकल वाला पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। वो निश्चयात्मक शिक्षा है। और जब आप ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते हो तो अनिश्चयात्मक शिक्षा हो जाता है। इसके बाद है सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, ये सब क्या है? शिक्षा के स्वरूप है। सामान्य शिक्षा क्या होता है? जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान, वो कैसा होगा? सामान्य शिक्षा होगा। जबकि ये किसी व्यवसाय के लिए साय हेतु पढ़ो आप, है ना, तो वो क्या होता है? या किसी कार्य के लिए आप पढ़ो तो कैसा होता है? विशिष्ट शिक्षा होता है। जैसे बता दे रहा हूं आपको, सामान्य शिक्षा, रास्ते में आप चल रहे हो, जैसे जैसे चलते जा रहे हो, अचानक आपके टायर का चक्का हो गया पंचर। रास्ते में आप चल रहे हो और टायर का चक्का हो गया क्या? पंचर। आपने चक्का बदल लिया। आपको किसने सिखाया? कहां पढ़ा आपने? टायर बदलना कहां पढ़ा? कहीं पढ़ा क्या? कभी नहीं पढ़ा। किसी जगह पर आपको टायर बनाने का या टायर बदलने के सिद्धांत को कभी समझाया ही नहीं गया है। आप तो बस सीख गए हो। साइकिल चलाना किसी ने थ्योरी सिखाया आपको कि साइकिल में ऐसे पैडल में बैठा करो, ऐसे पैडल में चलाया करो, ऐसे ब्रेक लगाना? आप व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव से आप सीखते हो। लेकिन अगर आप डॉक्टर हो, ऑपरेशन करना कैसे सीखा आपने? आपको पढ़कर सीखना पड़ा, विशिष्ट शिक्षा आपने लिया। आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट का घर बनाना सीखा, साइकिल चलाने जैसा नहीं था वो कैसा था? आपको विशिष्ट रूप से उसको जाके पढ़ाई करनी पड़ी। आपको कैंची चलाना सीखना पड़ा। दर्जी बनना है तो दर्जी का काम सीखना पड़ा। मोची बनना है, मोची का काम सीखना पड़ा। लेकिन कपड़ा धोना कैसे सीखा? किसने सिखाया आपको? खुद सीख गए, स्वतः ही सीख गए। तो जो आप स्वतः सीख जाते हो, जो व्यवहार में करते करते आप सीख जाते हो, वो भी इस प्रकार का शिक्षा ही है ना। खाना बनाना व्यवहारिक शिक्षा, तो वैसे शिक्षा को आप सामान्य शिक्षा मानोगे। लेकिन आप किसी काम के लिए, किसी व्यवसाय के लिए अगर कोई चीज सीखते हो तो आप कैसा शिक्षा कहलाएगा? मतलब विशिष्ट शिक्षा कहलाएगा। इसके बाद अगला शिक्षा है एकांगी शिक्षा। और सर्वांगीण शिक्षा। सर्वांगीण, ठीक। देखो, एकांगी शिक्षा का मतलब यह होता है, किसी भी व्यक्तित्व के 3-4 पार्ट होते हैं। किसी भी व्यक्तित्व के कितने पार्ट होते हैं? 3-4 पार्ट होते हैं। उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है व्यक्तित्व का? एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है बौद्धिक, और तीसरा होता है भावनात्मक।
ठीक। व्यक्तित्व के कितने पार्ट होते हैं? एक शारीरिक पार्ट होता है, ऊंचा, कद काठी, ढील डौल, मोटा, थुलथुला, पतला, दुबला, सब शारीरिक है कि नहीं? हर व्यक्ति का अलग अलग व्यक्तित्व दिखता है। कोई व्यक्ति फिट होगा तो फिट कब होगा? जब वो जिम जा रहा होगा, जब वो दौड़ रहा होगा। वो सिर्फ शरीर पर फोकस कर रहा है। वो किस पर फोकस कर रहा है? शरीर पर। एकांगी शिक्षा हो गया। कोई व्यक्ति किताबी मामले में किताब का कीड़ा है, बहुत बुद्धिमान है, हर चीज याद किया हुआ है, रटा हुआ है, किस पर बात कर रहा है? बौद्धिक चीज पर। कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से क्या है? बहुत लगा, छोटे छोटे जीवों को देख रहा है, बड़ा ही करुणा के साथ उनको देखता है, बड़ा ही प्यार करता है, बिल्ली के बच्चे को पाल रहा है, कुत्ते के बच्चे को पाल रहा है। वो कैसी शिक्षा है? भावनात्मक शिक्षा। तो व्यक्तित्व के किसी एक पार्ट पर फोकस करके अगर आप शिक्षा दोगे, व्यक्तित्व के 3 पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। शरीर का स्वस्थ होना, बौद्धिक विकास होना और भावनात्मक लगाव होना, प्रेम होना किसी से, मतलब भावना रूप से जुड़ना, प्रेम घृणा वगैरह, ये तीनों ही व्यक्तित्व के सबसे मजबूत पार्ट होते हैं। इन व्यक्तित्व के किसी एक पार्ट पर काम करोगे तो एकांगी शिक्षा कहलाएगा, लेकिन इन तीनों व्यक्तित्व पर एक साथ काम करोगे तो सर्वांगीण विकास कहलाएगा। आप कैसा चाहते हो? सर्वांगीण विकास की एकांगी विकास? हर व्यक्ति कैसा चाहता है? सर्वांगीण विकास चाहता है कि उसका कैसा, उसके बालक का, उसके भाई का, खुद का, स्वयं का कैसा विकास हो? सर्वांगीण विकास हो। ठीक। तो ये थी हमारी शिक्षा की पद्धतियां। कौन कौन सी पद्धतियां? एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा कैसी होती है? किताबी पढ़ाई, स्कूल में जो पढ़ाई होती है जिसे विधिक शिक्षा कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कहलाती है। ठीक। दूसरा आता है प्रत्यक्ष और परोक्ष शिक्षा। जब हम शिक्षक के व्यक्तित्व से सीखते हैं तो प्रत्यक्ष शिक्षा, और जब शिक्षक हमें किसी उदाहरण से, किसी ज्ञान से, किसी और साधन से सिखाता है तो अप्रत्यक्ष शिक्षा। फिर निश्चयात्मक शिक्षा और अनिश्चयात्मक शिक्षा। निश्चयात्मक शिक्षा वो शिक्षा है कि निश्चित उद्देश्य के लिए आप काम करोगे, उस पर ही फोकस करके रहोगे, यही करना है मुझे, तो निश्चयात्मक। और अनिश्चय ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर पढ़ रहे हो तो अनिश्चयात्मक हो गया। फिर आपका सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। सामान्य शिक्षा जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सामान्य शिक्षा में आता है, और विशिष्ट शिक्षा किसी कार्य के लिए, किसी व्यवसाय के लिए काम करते हुआ तो कैसा हो जाएगा? वो विशिष्ट शिक्षा। इसके बाद एकांगी शिक्षा और सर्वांगीण शिक्षा। व्यक्तित्व के 3 पार्ट, शारीरिक, बौद्धिक और भावना, ये तीनों किसी एक पार्ट पर काम कर रहे हो। अगर एक पार्ट पर शिक्षा ले रहे हो तो कैसा एकांगी शिक्षा कहलाएगा। तीनों पार्ट पर काम कर रहे हो तो कैसा शिक्षा कहलाएगा? वो सर्वांगीण शिक्षा। क्लियर? ठीक। ये हेंडरसन का हो गया, जनता शिक्षक हो गया, ये प्रक्रिया भी हो गई। और अब लास्ट टॉपिक मैं आपको और बता देता हूं, जो सबको कंफ्यूजन रहेगा, रहता है, छोटा सा टॉपिक है, सब जानते हो, आपसे पूछ भी सकता है, शायद इंटरव्यू में भी पूछ ले आपसे इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि जनरली हम दोनों का अर्थ एक ही समझते हैं। शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर? क्लियर? शिक्षा और साक्षरता में मूल अंतर क्या है? क्योंकि हम जो होता है साक्षरता को ही हम क्या समझ लेते हैं? शिक्षा समझ लेते हैं। हमारे मूल भावना ये होती है कि किताबी ज्ञान को ही हम शिक्षा लेते हैं, सामाजिक ज्ञान को हम शिक्षा के दायरे में नहीं रखते। तो क्या जो मेरी दादी थी उन्होंने स्कूल नहीं गया, लेकिन उनको जीवन का जबरदस्त अनुभव था, सफल भी रही वो, हमारे लिए बहुत सारा धन संपत्ति बनाकर चली गई। आप लोगों के लिए भी किया होगा आपके दादा दादी ने, क्योंकि वही तो विरासत मिलता है आपको। तो क्या शिक्षा जो है वो शिक्षा उन्होंने प्राप्त नहीं किया था? उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया था कि साक्षरता प्राप्त किया था? ये जानना है। तो उन्होंने साक्षरता की प्राप्ति नहीं की थी, लेकिन शिक्षा की प्राप्ति की थी। ठीक। तो शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है उसको समझ लीजिए। शिक्षा और दूसरा है साक्षरता, इन दोनों में अंतर को समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। शिक्षा जो होता है ना वो जीवन पर्यंत चलता है। कैसा रहता है शिक्षा? जीवन पर्यंत चलने वाला, पैदा होते ही बुढ़ापे तक, जब तक हम गड्ढे में ना चले जाएं तब तक ये शिक्षा पड़ता है। लेकिन साक्षरता जो है जीवन के किसी विशेष क्षण में होता है, जीवन के किसी विशेष क्षण में। मतलब अधिक से अधिक हम कहां तक चले जाएंगे? वैसे शास्त्रों में 25 साल बताया गया है। कौन सा आश्रम? सबसे पहला आश्रम कौन सा होता है? नहीं पता? ब्रह्मचर्य आश्रम। 4 आश्रम होते हैं, जीवन को 100 वर्ष का माना गया है। और सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर रहता है संन्यास। तो जो पहला 25 साल होता है सब 25 साल के हैं। ठीक है,
तो 25 साल में जो पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरुकुल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। 25 साल बाद फिर आप शादी विवाह करते हो। वास्तविक जीवन में अभी भले आप लोग क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, नौकरी मिल नहीं रहा तो, लेकिन मूल शिक्षा आपकी कितने साल तक चलती है? 25 साल होता है। तो जीवन पर्यंत चलती है। ये विशेष जो जीवन के किसी विशेष क्षण में मतलब 25 सालों तक आपकी शिक्षा रहेगी। दूसरा जो शिक्षा होता है, ये कहां से होता है? एक तो स्कूल से होता है, परिवार से होता है, समाज से होता है, समुदाय से होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है मित्र मंडल। समझ रहे हो? आपके दोस्त आप लोगों को सिखाए कि नहीं? मित्र मंडल में जब जाते हैं तो एक से एक बदमाशी सीख कर आते हैं। समझ रहे हो? जितना भी बदमाशी है मित्र मंडली से सीख के, पूरा फाती वाला जितना काम है बचपन में सब किए होंगे, तो बचपन में जितना पूरा फाती वाला काम है वो कहां सीख कर आते हैं हम लोग? मित्र मंडली सीख जाते हैं। नया नया इनोवेशन होता है उस समय, ठीक है, जुगाड़ से। जबकि साक्षरता जो है ये समानता कहां होता है? स्कूल, कॉलेज। स्कूल से कॉलेज, विद्यालय वगैरह में हम क्या करते हैं? साक्षरता प्राप्त करते हैं। अच्छा, शिक्षा में जो है आत्मचेतना आती है। शिक्षा से क्या होता है? आत्म की चेतना होती है कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं, क्यों बैठा हूं बिलासपुर में, क्यों मैं तैयारी नहीं कर रहा हूं, क्यों खाना पीना हो रहा है रोना, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? ये आत्मचेतना आपको हो रही है। साथ में अनुभूति क्षमता का विकास होता है। क्षमता का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। और अनुभव भी होता है। आप अनुभव से भी बहुत सारी चीजों को क्या करते हो? सीखते हो। जबकि यहां पर जो होता है सिर्फ किस पर रहता है? विषय ज्ञान पर जोर। सिर्फ आप क्या करते हो? किताब पढ़ते हो, इतिहास याद हो जाए, विज्ञान याद हो जाए, भूगोल हो जाए, छत्तीसगढ़ याद हो जाए, बस याद कर लो और क्वेश्चन लिख देना, आंसर पास हो जाएंगे। इसी विषय ज्ञान पर आपका जोर रहता है। ये कैसी शिक्षा जो है एक व्यापक अवधारणा है, जबकि एक कैसे है? संकुचित अवधारणा है। ठीक, ये जो शिक्षा होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है, जबकि ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्लियर? शिक्षा कैसे चलता है? जीवन पर्यंत। जबकि साक्षरता सिर्फ 25 साल, 15 साल, जितना साल पढ़ लो, स्कूल छोड़ दिए तो वो भी गया। ठीक, शिक्षा जो है स्कूल तो देगा, स्कूल में भी सीखते हैं हम, परिवार में भी सीखते हैं, समाज में भी सीखते हैं, समुदाय में सीखते हैं, और मित्र मंडली में भी सीखते हैं। हर दिन नया नया, हर समाज के बारे में। चौकी जाति धर्म का बच्चा हो, आपके स्कूल में आया, वो नया चीज सिखा कर गया। ठीक, जबकि यहां पर स्कूल कॉलेज से ही सीखते हैं, बस किताबी ज्ञान। फिर यहां पर आत्मचेतना, अनुभूति और अनुभव होता है। लेकिन यहां पर कैसा होता है? सिर्फ विषय ज्ञान पर जोर, रट लो और लिख दो, बस दो लिखने और पढ़ने पर जोर रहता है। ये एक कैसा है? व्यापक अवधारणा है। शिक्षा एक कैसा अवधारणा है? व्यापक, सीखना जीवन पर्यंत। और ये क्या है? संकुचित अवधारणा, सिर्फ किताबी ज्ञान। ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन आप सीख रहे होते हो। अभी जैसे बैठे हो, आपको पता नहीं है लेकिन आप सीख रहे हो। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को पता नहीं है लेकिन मैं सीख रहा हूं। कुछ ना कुछ तो हर दिन सीखने को मिलता है। सड़क में जाते हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, खड़े होकर आपको सिखाया जाता है। क्लियर? तो शिक्षा और साक्षरता में आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। हो सकता है आप जब एबीओ का इंटरव्यू देने जाएं तो इस तरह का सवाल आपसे बन जाए कि शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है भाई, क्योंकि दोनों लगभग बराबर दिखते हैं। तो उस समय हम हक्के बक्के ना रह जाए। ठीक, पता रहना चाहिए आपको, क्योंकि शिक्षा छात्र पढ़कर जा रहे हैं, ज्ञान पूरा होना चाहिए। बीएड करके बैठे हुए हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए शिक्षा और साक्षरता में क्या अंतर है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो